क्लास कैसे हैं सब लोग। मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस पर्सनैलिटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम चलते हैं इस जर्नी को लेकर, किस प्रकार से कैसे खुद को तैयार करें। ये बड़ा एक कह सकते हैं लॉजिकल वर्ड है कि खुद को तैयार कैसे करना। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से किसी युद्ध के लिए जाया जा जाता है तो हमारे पास कैसे अस्त्र होंगे, हमारे पास सेना कैसी होगी, हमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, ये भी एक प्रकार का युद्ध है। ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं संग्राम है, जिसको आपके अपने सपने को पार करने के लिए, पाने के लिए इस युद्ध से लड़ना पड़ेगा। उस एग्जाम में 3 घंटे का मेंटेनेंस कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपने अंदर के गुणों को विकसित कैसे करें, प्रशासनिक व्यक्ति बनने से पहले प्रशासनिक व्यक्ति के लक्षण आपके अंदर कैसे आने चाहिए, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अंदर जो पूरी स्ट्रेटेजी है पूरे एग्जाम को लेकर कैसी है। पर्सनैलिटी कोई दवाई नहीं है मेडिकल से लेके खरीद के लेके आ गए। वो आराम आराम से डिसिप्लिन कैसे आएगा, आप पंचुएट कैसे बनेंगे, समयबद्धता के साथ कार्य कैसे करेंगे। इवन इन सब के पीछे लॉजिकल ये है कि आप एग्जाम को देना ही क्यों चाहते हैं। एग्जाम के पीछे लॉजिकल वर्ड बन जाता है कि एग्जाम देने की वजह क्या है। क्या किसी ने कह रखा है कि साहब एग्जाम क्वालिफाई करिए तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा? नहीं। इसके पीछे लॉजिक, हर किसी की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है कि सर मुझे समाज की सेवा करनी है, हमें पैसा कमाना है, माँ बाप की सेवा करनी है। इवन कहा जाए तो मुझे ऐसे कार्य करने हैं जो मेरे पास अधिकार मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, सब कहाँ मिल जाए वो यही मिल जाता है। तो आइएगा एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। आज की सेकंड जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग अभी फिलहाल अभी इसमें इनरोल नहीं हुए कर लीजिएगा। आपको इतना कुछ मिल जाएगा 10 से 15 लेक्चर में, 10 से 12 लेक्चर में इसमें लूंगा, जहां पर आप पूरी व्यापक तरीके से फिल्म को बना पाएंगे। जब भी हम किसी यात्रा को तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते हैं तो यात्रा के लिए सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि हमें यात्रा से जाना कहाँ है। हमारी जर्नी है, ये जो आपके पास ये जर्नी तैयार की है, जाना कहाँ है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है, लवासना जाना है, उपाम जाना है, जहाँ जहाँ भी आपको जाना चाहते हो, तो इसके बीच में आपके पास माध्यम क्या होगा, आपके पास यहाँ रिसोर्स क्या होंगे, आपके पास यहाँ पहुँचने का तरीका क्या होगा, आपके पास संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, यानी टीचर्स क्या होंगे, मेंटोर क्या होंगे। ये पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं रोल है। अगर एक भी चीज़ यहाँ गड़बड़ाई, इसका मतलब तुम्हारा जीवन का जो एक सपना है वो धरा से होकर कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाएगा और उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। तो इस जर्नी के साथ चलने का पर्पस मेरा ये था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जहाँ पर सपना तो देख सकते हैं लेकिन सपने को पूरा करने के लिए साहस भी होता है लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलने का तुमको ये नहीं पता चलता कि सिलेबस क्या होता है, तुमको ये नहीं पता होता कि प्रशासनिक गुणों के अंतर्गत कौन कौन से लक्षण होते हैं, तुमको ये नहीं पता होता कि हमें इसके रिसोर्स कैसे पढ़ने होते हैं। तो ये सारी बातें हम इस पर्सनैलिटी मूवमेंट प्रोग्राम में करने का पर्पस ये है कि आप कम से कम पहले यूपीएससी के लायक तो बने, तभी तो पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एकदम से कोई यहाँ पे शादी करनी है तो देखना दिखाना होता है, बाकी कुछ चीज़ें होती हैं तो यानी डायरेक्टली बारात लेके पहुंच गए, साहब हम तो उठा के ले जाएंगे दुल्हनिया को, दूल्हे को। ऐसे नहीं करते ना। तो एक सिस्टमेटिक तरीका है हर चीज़ को पाने का, ऐसे ही लक्ष्य को पाने का भी एक तरीका है। उस तरीके में आपको कैसे कैसे करना है ये आपकी जर्नी का एक सवाल बन जाता है। मैं इस प्रोग्राम में क्या करूंगा, एक बार पहले फिर अगेन जो बच्चे नए हैं जान लीजिएगा। मैं आपके सामने 4 स्टेज पे काम करूंगा, 4 पैरामीटर्स पे काम करूंगा। आपके पास एग्जाम के ऊपर काम किया जाएगा कि एग्जाम होता क्या है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी के अनुकूल हम अपनी प्लानिंग कैसे बना पाए। फिर ये जान जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी पे मूवमेंट करेंगे कि आपकी जो हैबिट्स हैं, जो निगेटिव हैबिट्स हैं, उन पे कैसे काम करना है। एंड आफ्टर दैट आपके डेफ की जो आप एक बेसिकली आपके अंदर का जो एक कूड़ा कचरा मटेरियल है वो सही क्या गलत क्या उसको छान के वहाँ पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए कि आपके अंदर जो क्वालिफिकेशंस हैं या आपके जो एरिया की समस्याएं हैं, जो आपके अंदर नैतिक अनैतिक गुण हैं, उनको कैसे डेप्थ के अंतर्गत इन्वॉल्व करके आपके पास बनने वाले प्रश्नों का एक जकीरा तैयार किया जा सकता है। एंड आफ्टर मॉक इंटरव्यू इसमें हम लोग कराऊंगा, पर्सनली डिबेट भी हम लोग करेंगे। तो ये क्या है, इसमें हम 3 स्टेजेस पे काम करेंगे। पहला स्टेज हमने अगेन हम रिपीट कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में किया था मैंने। फर्स्ट स्टेज पे काम करूंगा आपको एग्जाम के ऊपर। एग्जाम होता क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न समझ जाओगे तो सिलेबस क्या होता है। अब पैटर्न में सिलेबस में बड़ा अंतर है। एंड उसके बाद रिसोर्स क्या करने हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि अगर मुझे GS3 रेडी करना है तो DS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट को कहाँ से रेडी करना है। यह हमारे पास बाकी जस्टिस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोसाइटी है, एथिक्स है, इन सब का एक बेसिकली प्लान सेट नहीं है। तो हम क्या होगा, हम हिस्ट्री को पढ़ते चले जाएंगे, हम ज्योग्राफी को पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि उसका वेटेज कहाँ कहाँ कितना है, उसको रेडी कैसे करना है। एक पूरा ब्लूप्रिंट यूपीएससी का आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ये नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी करना अनर्थ है। देखिएगा बेकाल में आप पैसा वेस्ट करेंगे, समय वेस्ट करेंगे क्योंकि तुम्हें पैटर्न नहीं पता अभी। तो यहाँ हम लोग यहाँ सिलेबस के साथ रिसोर्स पे चर्चा करेंगे, देन उसकी स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले एग्जाम को समझो, उसके सिलेबस को समझो, फिर रिसोर्स को समझो, अपने मेंटर गाइडेंस कहाँ से रेडी करना उसको समझो, देन आफ्टर अब स्टडी बनाओ। अब हम तैयार हो चुके हैं, सर दस कर अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोग उल्टा काम करते हैं, पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को नहीं समझते, एग्जाम को नहीं समझते, आपके रिसोर्स को नहीं समझते, बस उठा लिया। एक दुकानदार ने कह दिया साहब ये वाली किताब IAS बनाती है, लो उसको उठा के ले आए, लो IAS बना देंगे।
एक साल बाद 6 महीने बाद जाके दुकानदार से पूछते हैं, साहब ये वाली किताब तो आईएएस बना नहीं पाई हमें। अरे इसके साथ ये भी लेनी पड़ती है, फिर उसको भी लेके आ जाओगे। इससे क्या हो रहा है, आप भ्रम जाल में एक माया में फंसे हुए हो, आप रील की दुनिया में जाकर अपने आप को खत्म कर डालोगे। यहीं से आपके पास जो मैनर हैं, जो प्रशासनिक गुणों के, अगर आप डीएम साहब बनते हैं, जनता तुम्हारा विरोध कर रही है, तुम्हारे पास ताकत, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो क्या करोगे? आपके पास नैतिक अनैतिक गुण है, नहीं है, इन सब का विकास आप कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे हम, सेकंड स्टेज पे। फिर आपके पास जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हम ग्रामीण भाषा का या बाकी ऐसी असभ्य भाषाओं का प्रयोग अपनी बोलचाल में करते हैं। आपने देखा नहीं, डीएम साहब या एसडीएम साहब, कोई भी प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी या बड़ा जो व्यक्ति है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जब वो 10 मिनट भी बोलता है तो उसे कितनी अच्छी बातें लगती है हमें। तो प्रवचन क्या है? प्रवचन यही तो है कि जब किसी बात को सुनकर मजा आ जाए। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस क्या हो, आपका कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट क्या हो, एटीट्यूड क्या हो, यहाँ पे एटीट्यूड क्या निकल के आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिलीव करें। हम तैयारी करते हैं, लगभग 90% बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि हम कर जाएंगे, मतलब बिलीव नहीं है, और उनको पढ़ रहा होता है, लोगों को ये महसूस नहीं होता कि ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। तो ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है, जिन पे मैं 1 बाय 1 करके हम स्टेज नंबर 2 पे काम करेंगे। स्टेज नंबर 4 पे, 3 पे काम करेंगे आपके डेप्थ के ऊपर, जो आपके पास जो बेसिक ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक आपके आसपास की चीजें हो रही हैं, या आपने अभी तक जो जिंदगी जी है एजुकेशन क्षेत्र में, चाहे वो यूजी पीजी की जी हो या इंटर की जी हो, उसमें मूलभूत कैसी कैसी अवस्थाओं से तुम्हें गुजरना पड़ा, वहां से बनने वाले प्रश्नों को तुम्हारे सामने में कराऊंगा, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। फिर आपके एरिया से लेकर, आपके फैमिली से लेकर, या फिर ऐसे एजुकेशन से लेकर जितने भी प्रश्न होते हैं, हॉबीज को लेकर। बहुत सारे बच्चे हॉबीज को लेकर कन्फ्यूज कहते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी हॉबीज नहीं है, ऐसी हॉबी नहीं है जो आपको दर्द से उबार सके, लेकिन आज के दर्द की दवा तो अलग होने लगी है। इसीलिए क्या क्या हॉबी आपकी होनी चाहिए, उस पर कैसे काम करना, अगर नहीं है तो काम कैसे करना है, आपके अंदर एक ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, आप हमेशा प्रफुल्लित रहें, आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। ये कैसी हॉबीज आपको रखनी पड़ेगी, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरी हॉबी सुबह दौड़ना है। दौड़ना हॉबी नहीं है, तुम्हारी आदत है, तुम मजबूरी में दौड़ रहे हो, तुम्हें नौकरी पानी है या तुम्हें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। तो ये हॉबी नहीं है, ये एक्टिविटीज है, दिनचर्या है। दिनचर्या कभी हॉबीज हो नहीं सकती, है ना। आगे चल करते हैं, 4th स्टेज पे बात करेंगे जो ऐसे करंट के इश्यूज हैं, जो पोस्ट को लेकर, सर्विस को लेकर, इंटरव्यू डाटा को लेकर, या बाकी ऐसे वेयर्ड क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज अप्रोच को लेकर, इन सब पे 4th स्टेज पे हम लोग काम करेंगे। लगभग 10 से 15, 20 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर हमें व्यक्तिगत तरीके से चीजों में निखार करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट 5 स्टेप पे जब चलेंगे तो यहाँ पे आपके इंडिविजुअल 1-2 मॉक में कराऊंगा, जहां पर अपने अंदर के अंदर जो आपने यहाँ पे निखारा होगा उस पर रिविजन करने का काम करेंगे। तो आज जर्नी को स्टार्ट करते हैं पहले स्टेज की तरफ। पहला स्टेज लेके चलते हैं और जानते हैं कि पहले स्टेज में हमें क्या समझना है। तो यहां आप कह सकते हैं कि पहला स्टेज क्या है सर हमारा? फर्स्ट स्टेज हमारा था यहां पर एग्जाम को समझना। एग्जाम को समझने के लिए एग्जाम के पैटर्न को जानना पड़ेगा, और एग्जाम को पैटर्न को जानने से पहले उसकी पूरी फिल्म आप एक नोटबुक बनाइएगा, एक डायरी बनाइएगा, एक रजिस्टर बनाइएगा, उसमें लिख दीजिएगा पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जितने मेरे लेक्चर होंगे कुछ उसके कीवर्ड आएंगे निकल के, आप उसका नोट डाउन करते चले जाइए। कभी तुम किसी दुनिया में जाके भटक जाओ तो रजिस्टर को खोल लेना, वहां से आपको याद दिला दिया जाएगा कि तुम्हारे सपने भी कुछ होते हैं, है ना, ये निकल के आ जाएगा। तो क्लैपिंग कर दीजिएगा एक बार। मैं चलता हूँ आज की जर्नी को लेकर, फर्स्ट स्टेज के साथ जर्नी को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। मुस्कुराहट से एक बार कमेंट कर दें, एक बार लाइक कर दें, एक बार बाकी यहाँ पे कहा जाए तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा, जिससे हम जर्नी को स्टार्ट कर सके। कितना मजा सबको आने वाला है ये खुद देख पा रहे होगे, राइट। क्लैपिंग कर दीजिएगा एक बार, राइट। सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम को समझने से पहले 3-4 पैरामीटर से यहां पे गुजरना पड़ेगा आपको। एग्जाम एग्जाम से पहले आप ये जानो, मैं फिर ओपनली बोल रहा हूं, एक होता है नीड और एक होता है वांट, एंड दैट मीन्स वांट। नीड मतलब हमें जरूरत है, और वांट मतलब हमें आवश्यकता है। आपके मन मस्तिष्क का विकास ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आप आईएएस नहीं बन सकते। एग्जाम्पल बेस पे इसको समझने का प्रयास करें। सपोज कर लीजिएगा एक व्यक्ति रोटी के बिना नहीं रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता, उसकी उसकी जरूरत है, उसे देना पड़ेगा। लेकिन बेहतर रोटी मिले, 5 स्टार में रोटी मिले, ये उसकी वांट हो सकती है। ऐसे ही व्यक्ति को कोई भी एग्जाम देने से पहले अपने मूल्य को देखना चाहिए, अपनी वैल्यू को देखना चाहिए, अपने नॉलेजेबल चीजों को देखना चाहिए कि वो उसके अंतर्गत पहले उसे नीड है या वांट है।
बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, आप तो हमारे सपने को तोड़ रहे हैं। सपने को तोड़ नहीं रहा हूं, मरोड़ रहा हूं। आप अगर कैपेबल हैं, एक दिन में 8 घंटे पढ़ने का आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो आओ ना फिर फील्ड में। और तुम ये 2 घंटे के बाद पूरे 24 घंटे में पढ़ ही नहीं पाते हो, इसका मतलब चाहते तो हो लेकिन मिलेगा नहीं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज को मैं सिखाऊंगा जहां पर ये जो हैबिट्स है इसको इमेल कर सकें। तो सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि यहां पर पहले खुद को जानो। तो खुद को जानने का मतलब ये रहा कि खुद को पहचानना है। आपके पास, आपको सिलेबस नहीं पता, रिसोर्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये दृढ़ संकल्प है कि हमसे जो साहस करने के लिए कार्य कहेगा हम करेंगे। हमारे पास ऐसी हैबिट है, हम 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर इन वैल्यूज को इन्वॉल्व करना है। एग्जाम देने से पहले तुम लगातार अगर 3 घंटे सुबह बैठेंगे, 3 घंटे शाम बैठेंगे, 6 घंटे एक जगह बैठकर तुम पढ़ नहीं सकते, और लंबे समय के बाद भी तुमसे ये पढ़ाई नहीं होती है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी प्रशासनिक बनने के गुण नहीं है। 3 घंटे का वो पेपर, 3 घंटे का शाम को पेपर, कैसे बैठोगे भाई साहब 6 घंटे, और वहां तो लिखना भी है, यहां तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। खतरनाक विषय है ना। तो पहले यूपीएससी बनने से पहले अपनी जो वैल्यू है उन वैल्यू को पहचानना, उस वैल्यू पर धीरे धीरे काम करना, ये मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले खुद को जानो, और जब खुद को जान जाओगे तब आपको एग्जाम को जानना है। और एग्जाम को जानने से पहले ये कुछ पैरामीटर्स आपके दिमाग में हो जाने चाहिए कि मैं करना क्यों चाहता हूं, पढ़ना क्यों नहीं चाहता हूं, मैं इसे करना क्यों चाहता हूं, वाई, कि मैं इसमें पार्टिसिपेट होना चाह रहा हूं तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्या मेरे पापा दादा ने हमने कह दिया कि आईएएस बन के ही नाम लेना है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी, हमारी अंदर की पोटेंशियल पावर कहीं और जगह बेस्ट निकल के आ जाती है, आ सकती है, लेकिन हम फिर भी लगे रहते हैं इस शमशान घाट की दुनिया में, कैसे अंतिम संस्कार की तरफ से हम अपने सपनों को पूरा किया जाए। लोग लगाते रहते हैं, सजाते रहते हैं अपने कमरों को कि ये देखिएगा हम आईएएस का कमरा है। काश हर कमरे से अगर आईएएस बन जाता तो उस कमरे में सारे लोग वहां आके बैठ गए होते। इसलिए एग्जाम की वजह क्या है, इस वजह, जितना वजह क्लियर होगी उतना आपके अंदर मोटिवेशनल होगा, उतना आपका विजन क्लियर होगा, उतने अंदर आपकी पोटेंशियल पावर होगी, उतना आपकी डायरेक्शन वेस्ट होगी। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं है, इसका मतलब है कि आप बार बार मोटिवेशन की दुकानों पे जाओगे और वहां पे अपने आप में वहां खरीद कर, यानी पैसा देकर वहां से मोटिवेशन खरीदने का प्रयास करोगे। इस ब्रह्मांड में मोटिवेशनल शब्द होता ही नहीं है। मोटिवेशनल, मुकेश अंबानी के पास टाइम नहीं है कि एक आध वीडियो देखे मोटिवेशनल की, किसी मोदी साहब के पास टाइम नहीं मोटिवेशन की एक वीडियो देखे। क्यों? उनका दिमाग एक्टिव मोड में है, उनका दिमाग विजन मोड में है, उनका दिमाग बिल्कुल सिनेरियो सेट है कि हमें ये करना है। तो जिसका विजन सेट होता है उसके पास टाइम नहीं होता है एक्स्ट्रा बातें करने का, एक्स्ट्रा बातें देखने का, एक्स्ट्रा बातें सुनने का। इसका मतलब उसे जरूरत नहीं है। एक आदमी 4th बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है और उसमें आग लग चुकी है, क्या वो मोटिवेशनल वीडियो देखेगा कैसे निकला जाए इस समस्या से? या क्या खा के निकले, क्या पी के निकले, क्या देख के निकले? नहीं ना। हमारे अंदर से एक एनर्जी आएगी, वो क्या आएगी, बेटा तुझे बच के निकलना, किसी के नहीं तो मर जाएगा। तो जब हम अंतिम पायदान पर पहुंच जाते हैं, अपने सपने को इतना दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि ये करना है तो करना है, तो मोटिवेशनल धरा से उस आग में जख्मी हो जाते हैं, और फिर अंदर से एक जो नया मोटिवेशन निकल के आता है वो आपको बचने का सहारा देता है। तो मोटिवेशनल कुछ होता नहीं है, मोटिवेशनल आपका एक विजन होता है, मोटिवेशनल एक वजह होती है, मोटिवेशनल एक आपकी जरूरत होती है, मोटिवेशनल आपका एक आवश्यकता नहीं है, यहां पे आवश्यकता होती है। सपोज करो एग्जाम्पल लिखने का, एक आपकी माता पिता जो भी जिससे तुम प्रेम करते हो उसको किसी ने पकड़ रखा है, और पकड़ने के बाद उसको कहीं ना कहीं अत्याचार या किसी तरह से प्रभावित किया जा रहा है, आप क्या करोगे? पुलिस को फोन करोगे, किसी को बुलाओगे, बचाओ बचाओ मेरी माता जी को, या किसी को? खुद अकेले, चाहे 10 लोग क्यों ना हो, उसके लड़ने के लिए मरना स्टार्टिंग कर जाओगे, क्योंकि मुझे एक ही रास्ता है, विजन क्लियर है, मेरा मकसद क्लियर है, मेरी जरूरत क्लियर है, मेरी आवश्यकता क्लियर है कि मुझे इनको बचाना है। तो जितना बजा, जितनी जगह तुम्हारी वजह क्लियर होगी उतना आपका मान के चलें कि विजन क्लियर होगा, तो एग्जाम को क्रैक करने की रणनीति, डायरेक्शन सब क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि क्यों करना चाहिए। ये क्यों एक आदमी का एक हो सकता है, 10 आदमी का एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्यों हर किसी के आदमी के अंदर से निकलता है, और जब अंदर से नहीं निकलेगा तो साहब बाहर की दुनिया में तुम कुछ भी घूम चले जाओ, कैसे नहीं कर सकते। अंडे में से चूजे में से अंडे का निर्माण, या मुर्गे का निर्माण हम लोग हथौड़ा मार के ऊपर से नहीं कर सकते, तो अंदर से चोंच मारनी पड़ेगी। इसलिए इस क्यों को, एग्जाम को समझो पहले क्यों करना चाहते हो। एग्जाम समझ जाओगे तो सेकंड स्टेप आता है कि इसके पैटर्न को समझो।
हम किसी मुर्दे को अगर लेके चलाना स्टार्टिंग कर दें शमशान घाट की तरफ, हमें यही नहीं पता शमशान घाट कहाँ है, तो उस अंतिम यात्रा के लिए भी लोगों को भटकना पड़ेगा। आप तो जीवित लोग हैं, आपको अगर ये पैटर्न ही नहीं पता होगा एग्जाम करने से पहले कि कंप्रीहेंशन के पेपर में या फिर कहा जाए इसमें कंपलसरी पेपर में हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितना क्वालिफाइंग होता है, या जीएस के मेंस में जीएस के सेकंड थर्ड फोर्थ किसी पेपर में भी उसका मूल्यांकन शब्दों का कितना होता है, या वहां सब्जेक्ट कैसे होते हैं, यही नहीं पता होगा तो क्या होगा, आप बार बार चीजों को पूछेंगे और पूछने के बाद एक जब चौराहे पे खड़े हो जाते हैं वहां 10 लोग खड़े हुए हैं तो आप देखना कि उनसे रास्ता अगर पूछोगे तो 10 तरीके से वो बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप घर से पूछ के नहीं चले हो, आप बिल्कुल क्लियर करके नहीं चले हो। इसीलिए इस रास्ते पे चलने से पहले इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। अगर पैटर्न क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बार बार रोक नहीं सकती, आराम से जाओगे स्पीड में। जिस तरह पानी बहता है और पानी अगर बह रहा है तो उसके सामने अड़चने डाल दी जाएं तो वो भी घूम घूम के जाएगा, टाइमिंग लगेगा, और एक ऊपर से स्पीड से बिल्कुल सीधा प्रवाह कर दिया जाए तो स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो ऐसी आपकी धारा है, आपकी तरंग है, आपका वेव है, आपकी एनर्जी है, वो सही दिशा में लगेगी तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, पैटर्न समझ लिया, अब आपको रिसोर्स समझने हैं कि हमें इसके रिसोर्स कैसे रेडी करने। आपने समझ लिया क्यों करना, अब एक्टिव हो गए, अब मकसद से आप क्लियर हो गए, अब आपको पैटर्न भी समझ में आ गया कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। व्यवस्थित तरीके से, जैसे एक कमरा है आपके घर में, देखा होगा आप लोगों ने, आपके उसमें बहुत सारी सामग्री पड़ी हुई है, उस सामग्री को आपको नहीं पता कि आपने इधर उधर डाल रखी है, कचरे में बंद करके, डब्बे बंद करके कहीं रख रखी है। जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी क्या करोगे आप? बार बार सबको खंगालोगे। ऐसे ही हमें यहाँ पैटर्न का मतलब ये होता है कि हमें व्यवस्थित तरीके से समझना है। इसका मतलब हमें एक एक पॉइंट को क्लियर तरीके से समझना है कि इसको कहाँ रखना है दिमाग में, इसको कहाँ जाके लिंक करना है, इसको पढ़ना कैसे है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न। यू नो नहीं कि हाँ हिस्ट्री को पढ़ना है, आर एस शर्मा से पढ़ना है, या ज्योग्राफी को पढ़ना है, जिसी लियोन से पढ़ना है। ये क्या है? ये तो तांडव है, ये कुछ नहीं है, ये एक भ्रमजाल की दुनिया है। दुनिया को पता लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, लेकिन लक्ष्मीकांत को कहाँ से पढ़ना है, किस पॉइंट से पढ़ना है, दैट इज द मेजर पॉइंट, राइट। एंड आफ्टर दैट रिसोर्स। इस आधुनिकतावाद के जगत में इतने टीचर हैं, इतने कोचिंग, इतने इंस्टीट्यूट, इतनी बुक्स, हम यही नहीं समझ पाते कि पहले के लोग और आपके लोगों में कितना अंतर है। पहले के लोग ज्ञानी ज्यादा होते थे, अब आज के लोग अज्ञानी ज्यादा होते हैं। अब अज्ञानी का मतलब ये नहीं कहा उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बाद भी स्पष्ट ज्ञान नहीं है। क्या कोई आईएएस की ऐसी कोई किताब नहीं बन पाई आज तक कि साहब सिर्फ इसी को फॉलो किया जाए? कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि लक्ष्मीकांत पढ़ के पूरी पॉलिटी रेडी हो जाएगी, तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी किताब है ही नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या, रूल ऑफ बुक है, किताब कानून की किताब है वो तो आप कैसे मान लेते हैं कि वहां से गवर्नेंस रेडी हो जाएगा? कैसे मान लेते हैं आईआर रेडी हो जाएगा? उसके अलग अलग पैरामीटर से मुझे गेम खेलना पड़ेगा। तो स्पष्टता का अभाव बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर रिसोर्स तुम्हें क्या रखने हैं, बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसके लिए एक किताबों की जो जंजाल है, भ्रमजाल है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। जब तक उनके कमरे में एक आध ट्रक किताबें ना भर जाएं, तब तक उन्हें लगता है कि हम तैयारी आईएएस की नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक नाई बाल काटने वाला होता है, जो बार्बर होता है, वो जब बाल काटता है तो उसकी जो डिब्बी है क्रीम की, पाउडर की, सारी खाली हो जाती हैं, वो फेंकता नहीं है। क्यों? दिखाने के लिए कि दुकान है नाई की, मैं अब काम करता हूं, मैंने इतना काम कर चुका है, वो सजा के रखना स्टार्टिंग कर लेता है। ऐसी यूपीएससी का जो विद्यार्थी है वो नाई है, एक बार्बर है, वो जितनी भी चीजें यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनको सजाता अपने कमरे में। देखिएगा ये पोस्टर है यहाँ का, ये हम इन्हें आदर्श मानते हैं। छोटे छोटे पिल्ले लगाता है कमरे में कि देखिएगा, हम इनको देख के बार रिवाइज करते हैं। वो चार्ट लगाता है कमरे में, ये दिखाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं कि एक बार चार्ट को देखता भी नहीं है। वो कमरे को ऐसे सजाता है कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, लोग मुझे देख के कहें अरे वाह तैयारी कर रहा है अच्छी तरीके से। ये दिखावा की जिंदगी में हमने स्पष्टता का अभाव कर लिया, रिसोर्स हमें पता ही नहीं है, और 2-3 साल के बाद भी हम ये सोचते रहते हैं ये रिसोर्स ठीक है नहीं ठीक है। वही व्यक्ति 3 साल बाद 2 साल बाद जाकर दुकान पूछता है कि भैया बताओ पॉलिटिक किताब कौन सी बेस्ट है, जबकि वो 10 किताब पॉलिटिक की पढ़ चुका है। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन बेस्ट नहीं थी। क्यों बेस्ट नहीं था? पैटर्न बेस्ट नहीं था, रिसोर्स बेस्ट नहीं थे। तो ये सारी चर्चाएं हम आपके सामने मेरे अनुकूल, मैं अपने अनुभव की इस यात्रा का जो निचोड़ है इस पैटर्न में इकट्ठा करना प्रयास करूंगा। और मात्र ये पैसा नहीं लिया है 51 रुपये, तो एक प्रकार से कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो मैं आपके सामने सिर्फ आपके दक्षिणा के रूप में काम कर रही है, राइट। तो जिन लोगों ने, जो अभी न्यू व्यूअर्स हैं, जो अभी देख रहे हैं, एक प्रकार से इसको ज्वाइन कर लें सभी लोग और एग्जाम के एनालिटिक गेम को खेलने का प्रारंभ करें।
अगर आपको मजा आ रहा है तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। हम आज बात करते हैं पैटर्न के बारे में, क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं। ये 5-6 लेक्चर मैं लूंगा आपके पैटर्न पे, रिसोर्स पे, स्ट्रेटेजी पर। इसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, इसके बाद तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे, इसके बाद तुम्हारे रियल जो एक प्रकार से नैतिक विकास होना चाहिए उस पर काम करेंगे। दिल खुश हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं हो रहा तो मत करिएगा, मेरा कुछ नहीं जाता। कमेंट करें दिल से, अगर मजा आ रहा है तो। यस और नो, क्लैपिंग कर दीजिएगा एक बार। चले, तो किसी तैयारी से करने से पहले उसको जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि हम उसके कैपेबल हैं या नहीं है। और कैपेबल हैं तो अब कैसे उसे रेडी करना तुम्हारे दिमाग में। हर कोई इंसान कर सकता है। जैसे सूरज तिवारी कर सकते हैं, 3 हाथों वाले, ना पैर है ना हाथ है, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उस बंदे का जज्बा देखिएगा। सब कुछ होने के बाद करना आसान नहीं है, मुश्किल है। और कुछ ना होने के बाद ना करना और बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आइएगा पहले इसके इन सब पे डिस्कशन डिबेट करेंगे जो मैंने आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट किया। मूलभूत तरीके से पूरी कहानी को अब नोट डाउन करते हुए चले मेरे साथ में। कुछ लोगों को जानकारी पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी, लेकिन हम इसको विस्तृत तरीके से डिवीजन करेंगे, कैसे कैसे पार्ट में समझ सकते हैं। अगर आप पैटर्न की बात करेंगे तो यूपीएससी की तरफ जाएं पहले, उसके बाद यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सबका पैटर्न मैं आपके सामने डिफाइन कर दूंगा। फिर रिसोर्स की हम चर्चा कर डालेंगे। फिर इस तरीके से सेशन चलते रहेंगे, बीच बीच जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम इसका टाइम, ये कंटिन्यू सेशन नहीं चलने वाला। यहाँ पे सिर्फ आप 10 से 12 15 सेशन में दूंगा आपको, जहां पर व्यापक तरीके से सिलेबस को, रिसोर्स को, पैटर्न को, स्ट्रेटेजी को सब कवर कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के बारे में और पीसीएस के बारे में। पहले यूपीएससी में भी 2 प्रीलिम्स के एग्जाम हुआ करते थे, ऐसी कहानी बड़ी लंबी, आपको पता होगा। तो ये जर्नी की बेसिक एक दिन हम इसी पे चर्चा कर लेंगे कि हमारा जो सिविल सर्विस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, कैसे कैसे प्री आया, मेंस आया, सीसेट आया, ऑप्शनल आया, या इससे पहले की प्रणाली कैसे थी वहाँ कैसे भाषाओं में एग्जाम देने पड़ते थे, ये पूरा डाटा हम इसमें रेडी कर लेंगे। सामान्यतः अगर इसके पैटर्न को यूपीएससी को देखा जाए तो एक चार्ट आप भी बनाएं और एक चार्ट मैं भी बनाऊंगा, और साथ में लेके हम पूरी कहानी को लेके चलते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलेंगे थोड़ी देर पहले अभी सर, इसके 3 चरण होते हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप एंड लास्ट थर्ड स्टेप। लेकिन इसका एक स्टेप वो लिख लीजिएगा जिसको बोलते हैं फोर्थ स्टेप। सर ये कहां से लाए हो, अपने घर से? नहीं, अपने घर से मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, पूरा यूपीएससी का ही आधार लेके मैं आपके सामने आ जाऊंगा। अगर थोड़ा सा बेसिक पैटर्न को समझने से पहले प्रीलिम्स और मेंस की पूरी थोड़ी सी पैटर्न को समझें, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके इन पे काम करेंगे कि कितने कितने प्रश्न कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इनको सब रेडी करते चले जाएंगे। सामान्यतः ये प्रीलिमिनरी एग्जाम के नाम से इसको व्याख्यात किया जाता है, इसको प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम एक छटनी एग्जाम होता है जहां पर देखा देखी दिखाई जाती है कि तुम पास हो गया फेल हो गए, जैसे किसी शादी करने से पहले देखना दिखाना होता है, ऐसे यूपीएससी में एंट्री करने से पहले देखना दिखाना होता है। उस देखने दिखाने कहानी को इसने प्रीलिम्स रख दिया कि आइए छटनी करते हैं ऐसे लोगों की जो यहाँ कैपेबल नहीं है, एग्जाम देने के लायक भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक जीएस फर्स्ट पेपर के नाम से, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको सामान्य अध्ययन कहते हैं। इससे पहले 2 अध्ययन हुआ करते थे, लास्ट में चल के फिर एक हम लोगों ने हमने देखा कि एक यूपीएससी में ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जिसकी मेंटल स्ट्रेंथ बेहतर हो, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, जिसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। इसके लिए चेक करने के लिए जान ले कि विद्यार्थी कहीं आके ऐसा तो नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का चयन कर दिया जाए जिसके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए इसके अंतर्गत जो है जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 को रख दिया गया, जिसको सामान्य भाषा में सीसेट के नाम से जानते हैं। इट मीन सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले ये नंबर जुड़ा करते थे तो ये चेक किया गया यदि किसी व्यक्ति में नंबर एप्टीट्यूड ज्यादा है तो उसके बल पर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता था।
लेकिन ज्ञान उसका धराशायी हो जाता था आगे चलकर। ये समस्या यूपीएससी के आधार पर देखा गया, बड़ी गंभीरता का विषय बना। इसलिए कहा कि हम एक मानक मान लेते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर नैतिक या अनैतिक कम्युनिकेशनल एप्टीट्यूड या बाकी जो चीजें हैं वो एक मानक पे तय कर दिया जाए। इसीलिए इस पेपर का जो स्टैंडर्ड है इसको हमने देखा जाए 100 प्रश्नों में कन्वर्ट कर दिया और कहा ये 200 नंबर के हैं। मेरे साथ नोट डाउन करते चले, पता भी है तब भी कर लें। यहां स्पष्ट कर दिया कि यहां 80 क्वेश्चन आएंगे और स्पष्ट कर दिया यहां 200 मार्क्स के होंगे। यूपीएससी की दुनिया में जो पेपर है सुबह 9:30, ये जो पेपर है सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में ये होगा और इवनिंग शिफ्ट में ये हो जाएगा। इसके साथ निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। व्यापक तरीके से समझेंगे, अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेने का प्रयास कर रहे हैं। एंड यहां भी निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 है। लेकिन ये जो पेपर है ये कैसा है, बोलेंगे सर ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसका मतलब इसका नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे, नंबर तो इसके भी काउंट नहीं किए जाएंगे। यहां पे अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आउट ऑफ कितने में से, 80 में से, यानी कहा जाए 33% यहां नंबर लाने क्या है अनिवार्य होते हैं। जहां पर इसको पास करके आप, ये आपकी कॉपी तभी चेक होगी जब पहले सी सेट में आप पास किए होंगे। सामान्यतः लगभग 10 से 12-15 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिकली तरीके से यहाँ फेल हो जाते हैं। डाटा को भी लेके आया हूं तुम्हारे सामने, रिप्रेजेंट सब चीजें करूंगा। अब मूल बिंदु ये बन जाता है कि हमारे साथ जीएस फर्स्ट और जीएस 2 इसकी तैयारी कैसे की जाए, समझेंगे। जो बच्चा इसमें नंबर अच्छे लेके आ पाता है वो क्वालिफाई कर जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर है जहां पर आपको 67 नंबर लाने आपको होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ढांचा है, इसको व्यापक तरीके से तो अभी पढ़ेंगे, अभी तो मजा आएगा, पूरी कहानी आपकी पिक्चर जब तो बन पाएगी। सामान्यतः फिर जब आप सेकंड स्टेप में जाते हैं तो इस स्टेप के सापेक्ष में बहुत सारी बातें देखने को आपको मिलती हैं, और क्या बातें मिलती हैं उसको फिर व्यापक तरीके से हम सेकंड स्टेप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपके पास लैंग्वेज के पेपर होते हैं, यानी भाषा के पेपर होते हैं। ये भाषा यूपीएससी में इसलिए रखी गई कि एक प्रशासनिक व्यक्ति बनने के बाद तुम्हें तमिलनाडु में डाला जाएगा या केरल में, कर्नाटक में, यूपी में, इसलिए उसे भाषा का एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और इस भाषा का एक ज्ञान नहीं करना चाहिए, एक उसने कहा कि 2 भाषाएं आपको चयन करनी पड़ेंगी। कौन सी भाषाएं, उसने कहा एक हमारी मर्जी से, एक अपनी मर्जी से। तो यूपीएससी कहती है कि यूपीएससी एक लैंग्वेज को खुद चयन करती है कि आपको इंग्लिश तो कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी, यानी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, ये यूपीएससी की मर्जी से लैंग्वेज होती है। दूसरी तरफ ये जो लैंग्वेज है ये एस्पिरेंट की मर्जी से होती है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी है अपनी मर्जी से जो संविधान में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से किसी भी भाषा का लेकर उसको क्वालिफाई करने का आधार रख सकता है। तो सामान्यतः जो विद्यार्थी हिंदी बेल्ट के होते हैं वो हिंदी लेते हैं, बाकी कोई अन्य अन्य भाषाओं का यहाँ पे चलन किया जाता है। अगर इसकी ढांचे को समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ दोनों ही पेपर 300 नंबर के होते हैं, और दोनों ही पेपर क्या है, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। सारा मेंस क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे सिर्फ ये पेपर क्या है, इन्होंने कहा कि सर इन पेपरों को एक काम कर लेते हैं, बच्चे की सिर्फ लैंग्वेज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसको क्वालिफाइंग पेपर कर देते हैं। तो क्वालिफाइंग का मतलब, अगर यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए एक रख दिया एलिजिबिलिटीज कि आपको 25% नंबर ही लेके आने हैं, लेकिन 25 कितने में से, बोलेंगे 300 में, तो यानी आप कह सकते हैं कि पास होने के लिए 75 नंबर कंपलसरी हैं। तो यदि आपकी जब मेंस आप जाते हैं तो मेंस में जाने से पहले आपकी लैंग्वेज की कॉपी चेक की जाती है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बाकी का जो पार्ट है वो आराम से ध्यान रखना साइड में रख दिया जाता है कि साहब तुमसे मुलाकात बाद में करेंगे, पहले किसी और से कर लें जो ये पास हो चुका है। यही कहानी लैंग्वेज के बाद कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज के 2 पेपर आपके सामने हो गए, और जब लैंग्वेज के 2 पेपर यहाँ आपके सामने हो जाते हैं तो यहाँ चुनौती बन जाती है कि जब चीजें हमारे सामने ये स्पष्ट कर दी गई कि तुम्हें ये करना ही करना है तो मजबूरी में करना पड़ता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एसए का पेपर होता है। इस एसए का पेपर एक दिमाग का प्रतिबिंब है जिसको निबंध कहते हैं। निबंध हमें बचपन से जो सिखाया जाता है कि गाय हमारी माता है, उसके 4 टांगे होती हैं, सिर होते हैं, 2 सींग होते हैं, ये जो भावनाएं हैं ये हमें दर्शाई जाती हैं। लेकिन यहाँ के निबंध में, यूपीएससी के निबंध में जैसे धरती आसमान का अंतर है वैसे अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपको
8 ऐसे दिए जाते हैं और 8 ऐसे में से अपेक्षा ये की जाती है कि 2 खंडों में, ए खंड में और बी खंड में, इसमें भी आपको 4 ऐसे देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको यहाँ 4 ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है ओनली 1 ऐसे यहाँ पर लिखे। तो यानी एक ऐसे यहाँ से, एक ऐसे यहाँ से, 2 ऐसे ऐसों की यहाँ पे यूपीएससी अपेक्षा आपसे करता है, जो आपके विचारों की क्रांति का एक संयम है। अगर यहाँ देखा जाए तो इन ऐसों को लगभग आपको 1000 से लेकर 1200 वर्डों में लिखना होता है, जो एक प्राचीन पद्धति की चली आ रही भावनाएं हैं कि किसी व्यक्ति का चयन अगर जानना हो तो उसे खुल के खेलने दीजिएगा। जैसे कोई क्रिकेटर अगर मैदान में उतर रहा है, अब तुम बोला जाए कि तुम्हें 2 बॉल देते हैं, हम चेक करेंगे सही गलत है, तो क्या पता 2 बॉलों में बेचारा रिदम ही ना बना पाए। तो उसे खुल के खेलने के लिए हम विचार देते हैं कि बताइए यूपीएससी विद्यार्थी के लिए एक ऐसा पेपर लाया जाए जहां पर वो खुल के खेल सके, अपने विचारों का संयम लिख सके, अपने विचारों की क्रांति लिख सके। इसलिए ऐसे को लेके हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं। सतीश चंद्र समिति की सिफारिश पर कैसे कैसे लाए गए बता देंगे इसको पूरी कहानी को। और यहाँ पर ये जो पेपर है वो 250 नंबर का होता है। इस 250 में आपका 125 नंबर का पहला वाला, 125 नंबर का दूसरा वाला, कितने कितने नंबर आते हैं पूरी कहानी समझ लेंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ी पैटर्न के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इसको करने का जो भी आपके डाउट होंगे, एक नोटबुक लिख रखी होगी आपने, उसको बनाओ, वहां लिखो, फिर लास्ट में आपसे डिबेट कर लूंगा। फिर रिसोर्स पे काम करेंगे, पैटर्न पे काम करेंगे, स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, सब चीजों पे बिंदुवार काम करेंगे। यही आपका एक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। देखिए, इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने भैया उसके किसी व्यक्ति की भाषा का चयन कर लिया, किसी व्यक्ति के अंतर्गत हमने उसके विचारों का चयन कर लिया। अब 2 रास्तों से यूपीएससी आपका परीक्षण कर चुका है। तीसरा रास्ते परीक्षण करते हैं कि यूपीएससी के विद्यार्थी को सामाजिक ज्ञान भी हो, नैतिक ज्ञान भी हो, धार्मिक ज्ञान भी हो, आर्थिक ज्ञान भी हो, भौगोलिक ज्ञान भी हो, ऐतिहासिक ज्ञान भी हो, समसामयिक ज्ञान हो, तकनीकी ज्ञान भी हो। इस ज्ञान का परीक्षण कैसे करें? उन्होंने कहा कि एक काम ऐसा कर लेते हैं कि इनके लिए हम अब जीएस के 4 पेपर लगाते हैं। तो जीएस मतलब सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज के 4 पेपर, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। इन 4 पेपरों के माध्यम से विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है कि उसके पास शब्दों की महिमा कैसी है और उसके पास ज्ञान का परीक्षण कैसे किया जाए। इन 4 पेपरों को ही एक पेपर 250 नंबर का होता है। अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 1000 नंबर का आपके सामने जीएस रख दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये हम आगे चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा आगे लेके कहानी को लेके चलते हैं। विद्यार्थी का हमने भाषा का चयन कर लिया, ज्ञान का चेक कर लिया, हमने निबंध के विचार को चयन कर लिया। अब बात आती है कि सर इसका एक परीक्षण और किया जाए। वो क्या? एक ऐसा विषय विद्यार्थी से चुनवाया जाए जिसमें ये कह सके साहब इसमें परिपूर्ण हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इधर झूठ बोल बाल के काम चल गया हो, तुक्का मार के काम चल गया हो। एक किसी व्यक्ति का चयन करने के लिए एक उसे ऑप्शन दिया जाए। जैसे मान लीजिएगा आपको 4 ऑप्शन दिया, आपसे पूछा गया ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसका मतलब आपने कहा ये सही है। अब उसने कहा अगर ये सही है तो क्यों सही है, इसलिए तुम इसे स्पष्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थी के एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्लेरिफाई करने के लिए हमने यहाँ एक ऑप्शनल का चयन कर दिया। अब ये ऑप्शनल यूपीएससी में होता है, पहले यूपीपीसीएस भी होता था, और इस ऑप्शनल में आपके सामने कहा गया कि हम एक पेपर से चयन नहीं करेंगे, 2 पेपर से चयन करेंगे। तो यहाँ ऑप्शनल का पेपर भी यहाँ होते हैं। ये 500 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहला पेपर भी 250 नंबर का, 250 नंबर का, यानी 500 नंबर में हम किसी व्यक्ति के परीक्षण को चेक करते हैं। तो यदि हमने कंप्लीट सार निकालने का प्रयास किया तो आपके दिमाग में एक चार्ट बन पा रहा होगा। क्या चार्ट बन पा रहा है कि यूपीएससी सेकंड स्टेप में आप लोगों से 2 पेपर अगर यहाँ है, 4 यहाँ है, तो कितना 6 और एक कितना 7 और कितना यहाँ 4 यहाँ पर है और कितना, ये कुल मिला के 9 पेपरों का ये पूरा अध्ययन करके आपके यूपीएससी के अंतर्गत जो है चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो यानी यहाँ सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पेपर से गुजरना पड़ता है। ये सारा पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। इसमें डिबेट 1 बाय 1 करेंगे, ऐसे को कैसे रेडी करें, सब पे काम करेंगे। यही तो आपको समझाने का तरीका है। थर्ड स्टेप में जब आते हैं तो हमने क्या कर दिया, किसी व्यक्ति का एक छटनी कर दी कि जो बेकार के लोग हैं उनको बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे हम दूध को कभी कभी तुमने देखा होगा कि जब कुछ चीजें खराब हो जाती हैं उसको उफानने का प्रयास, उसको पकाने का प्रयास करते हैं, तो जो कूड़ा कचरा वो ऊपर आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा गन्ने की रस की खीर बनाई होगी आपने, तो गन्ने के रस में बड़ी गंदगी कभी होती है, केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उसे पकाते हैं। पकाने के बाद जो उसमें रस के ऊपर जो माल होता है उसको मैल कहते हैं। वो मैल ऊपर आता है, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे यूपीएससी भी जो मैल है इसको निकाल के यहाँ से बाहर फेंक देता है, जो थोड़ी क्रीम है उसको अंदर ले लेता है कि आइए बेटा ये दीजिए।
यहाँ की भी जो क्रीम है उसने कहता मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल एक्टिव हों और उनके दिमाग का परीक्षण अच्छा किया जाए। उसके लिए अब एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पे आदमी के अंदर है क्या उससे लिखवा लिया, लेकिन आदमी चीजों को रिप्रेजेंट कैसे कर पाता है, इसका परीक्षण कैसे किया जाए। क्यों? ये लोगों से कम्युनिकेट करेगा, ये लोगों के बीच में जाके अपनी बातों को समझाएगा, सरकार की योजनाओं को बताएगा, सरकार के लिए कार्य करेगा, समन्वय कराएगा। इसके लिए एक रास्ता है, इसका परीक्षण किया जाए। और परीक्षण करने के लिए एक आता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसकी भाषा कैसी है, इसके विचार कैसे हैं। इससे एक ऐसा काम कर लेते हैं, इसे बुलवा के दिखला देते हैं। जैसे छोटी क्लास में जैसे मास्टर साहब करते थे कि चलो बच्चों पढ़ो, तो पढ़ने के बाद यहाँ पे एक प्रकार से एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ रहा है, बाकी सब लाइन लाइन चल रहे हैं, तो यानी वो लिख रहे हैं या यहाँ पे वो अंडरलाइन कर रहे हैं। इसी समय मास्टर साहब आते हैं कि बताओ बेटा ये कहाँ पढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा सर ये पढ़ रहा है। इसका मतलब वो माइंड को एक्टिव देखते थे कि कितना चेक कर रहा है, कितना सही तरीके से पढ़ पा रहा है। यही यूपीएससी करता है। यूपीएससी कहता है साहब मैं आपके अंदर के मैनर को देखने का प्रयास करूंगा कि आपके अंदर जो मैनर है वो कैसे हैं, आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, आप देश को लीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके पास डिसीजन मेकिंग कैसी है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं आपके पास कुछ क्षमता कैसी है कि यदि युद्ध हो रहा है उस समय डीएम साहब पहुंच पाते हैं, सचिव साहब पहुंच पाते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो लगातार अपने अधीनस्थ या बाकी कर्मचारियों को या अपने अपर कर्मचारियों को फोन करके पूछ रहे हैं साहब बताइए कैसे करें, निर्णय हमारे बस की काम नहीं है, कहीं आप मैदान छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे। इसीलिए यहाँ पर मैनर को देखने के लिए, पर्सनैलिटी देखने के लिए, डिसीजन मेकिंग को देखने के लिए आप कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं, मैनेजमेंट बातों का मैनेजमेंट या अपने समय का मैनेजमेंट, आप पंचुएट कैसे हैं, आप प्रश्नों को कैसे डिसीजन दे पाते हैं, आपके अंदर एक्टिविटीज कैसी हैं, आपके अंदर जो एक प्रकार से कहा जाए अंदर का व्यू कैसा है। इस व्यू को देखने के लिए हमने उसको सामने बुलाने का प्रयास करा, उसे हमने क्या कह दिया, इंटरव्यू कह दिया। तो इंटरव्यू अगर ये कहा जाए सर ज्ञान का परीक्षण है, तो ज्ञान तो यूपीएससी ने यहां चेक कर लिया, तो ज्ञान का परीक्षण तो है नहीं, लेकिन ज्ञान के साथ रिप्रेजेंट कैसे करते हो यह परीक्षण है। ज्ञान के बिना रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए ज्ञान तो जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन उसके आधार पर जो ज्ञान के अलावा भी कुछ नैतिक गुण होते हैं उसको यहाँ यूपीएससी ने यहाँ चेक करने का प्रयास करा। अब यूपीएससी कहता है साहब हमने छटनी यहाँ कर दी फालतू लोगों की, ज्ञान यहाँ चेक कर लिया, उसके अंदर का व्यू यहाँ देख लिया, लेकिन जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी में बैठे होते हैं समझने का प्रयास करें, जो है इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, लंबे समय का अनुभव होता है हर फील्ड का, तो यानी उन्होंने बाहर से देख लिया अंदर का व्यू कैसा है, लेकिन अब उसके अंदर फिजिकल मेंटेनेंस कैसी है, शारीरिक क्रियाएं कैसी हैं, ये फोर्थ स्टेप जो होता है वो आपका मेडिकल होता है, इसको मेडिकल टेस्ट कहते हैं। कुछ पदों की गरिमा को देखते हुए कुछ मानक तय कर दिए गए हैं, जैसे कोई आदमी एसएसपी बनेगा तो उसके फिर फिटनेस होनी चाहिए, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसको बना दिया जाए एसएसपी, तो कैसे वो अपराध उसके पीछे, अपराधी के पीछे भागेगा, उसके पास बंदूक चलानी उसे नहीं आती है, कैसे वो अपराधी को पकड़ने का प्रयास करेगा। तो कुछ हमने मानक तय कर दिए गए हैं कि कौन व्यक्ति क्या क्या बन सकता है। यदि मान लीजिए अगर लंगड़ा व्यक्ति को, अगर लूले व्यक्ति को यहाँ पे फौज में भेज दिया जाए तो खुद भी नहीं भाग जा पाएगा और ऊपर सरकार के ऊपर बोझ बन जाएगा। इसीलिए यहाँ हमने कुछ पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं कि आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा हो, आपकी हार्निया कैसी हो, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये इसका पता तभी चलता है जब आप यहाँ इंटरव्यू देके निकलते हैं, तो आपको एक लेटर, इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक लेटर मिलता है। इससे पहले आपको नहीं पता होता कि हमारा मेडिकल किस हॉस्पिटल में होगा, कैसे होगा। उसके अगले दिन को, नेक्स्ट डे अगले दिन मेडिकल होता है, और मेडिकल जब होता है तो सारी क्रियाएं 4, 5, 6, 7 घंटे आपको लग जाते हैं। उसके बाद अगर लगता है मेडिकल में अगर आप फिट नहीं है तो मान के चलें कि यहाँ सिलेक्शन आपका होना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन आप फिट ना होने की वजह जो मेडिकल ने दी है उसके लिए कहीं ना कहीं जाके ध्यान रखना, सुनवाई कर सकते हैं कि साहब इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे किसी और हॉस्पिटल में भेजा जाए। तो ये प्रक्रिया को भी समझेंगे, मेडिकल प्रक्रिया कैसी होती है, यहाँ कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपके हार्ट बीट चेक हो, सब कुछ टेस्ट होता है, लेकिन कौन कौन से मुख्य हैं उन पर टेस्ट होना कंपलसरी, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, एक बेसिकली एक थोड़ा सा पैटर्न है जो यूपीएससी यहाँ से गुजरने का प्रयास करता है। तो यूपीएससी इंसान थोड़ी बना रहा है साहब, ये तो भगवान बना रहा है भाई, हर गुण देख रहा है, पहले सारी चीजों को इवेलुएट कर रहा है। साहब बताओ, लिख के बताओ, बोल के बताओ, दिखाओ, ये तीनों काम यूपीएससी कर रहा है साहब। क्या है, इंसान बना रहा है या भगवान बना रहा है, सोचिएगा, ये तो भाई भगवान बना रहा है। तो ये रही थोड़ी सी पैटर्न की चर्चा, लेकिन अब ये तो सबको पता होगी, मुझे लगता है जो तैयारी करता है यूपीएससी का उसको सबके सामने रखा होगा। अब इसके अंदर जाना है और अंदर जाके फिर आपको मजा आ जाएगा, वहीं से चीजों को लेके चलेंगे। एक बार दिल से कमेंट कर दो सर, बाकी में से पूरी फिल्म बन पा रही है। इसी को नॉलेजेबल या नॉलेज कहते हैं, देखिएगा। क्लियर? मजा आया नहीं आया बताओ कमेंट के, दिल खुश हो रहा नहीं हो रहा बताओ, सबका अपना अपना।
यस और नो। तो इस तरह से चीज़ों को हम टैकल करेंगे और वन बाई वन करके चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे, पूरे रिसोर्स पे काम करेंगे, पूरी एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे और ये सारी कहानी आपके सामने यहाँ चलती चली जाएंगी कि हमें इसे कैसे तैयार करना है। तो अभी सिर्फ पैटर्न का मतलब पैटर्न को जाना है, अब इसके पैटर्न को व्याख्या तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर हम प्रीलिम्स को क्या कह सकते हैं, मेंस को क्या कह सकते हैं, पूरी कहानी मैं आपके सामने लेके भी आया हूँ। ये कितने कितने घंटे का होता है, इसकी सीट भी आपको हम लोग दे देंगे, लेकिन ये प्रॉपर वे में पहले प्रीलिम्स को समझेंगे, फिर मेंस के जीएस फर्स्ट पेपर को, सेकंड पेपर को, थर्ड पेपर को, फोर्थ पेपर को, एसए को, एथिक्स के अलावा बाकी कंपलसरी पेपर को, फिर इंटरव्यू को समझेंगे। देन आफ्टर जाके जब यहाँ पहले पैरामीटर्स पे काम कर लेंगे तो क्या होगा, एक प्रकार से जब इस पैरामीटर पे पहले स्टेज पे काम कर लेंगे, ये वाला स्टेज जब आपका हो जाएगा रेडी कि क्या इसका एग्जाम क्या है, अब सिलेबस को भी समझेंगे पूरा व्यापक तरीके से, फिर रिसोर्स समझेंगे, फिर स्ट्रेटेजी समझेंगे, तब जाके आपका फर्स्ट स्टेज क्या होगा, रेडी हो जाएगा, जहां पे 3 से 4 लेक्चर में लूंगा। ऐसे ही 2 से 3 लेक्चर में यहाँ लूंगा आपके सेकंड फेज में, 3 से 4 लेक्चर में इस पे लूंगा, तब जाके आप फोर्थ लेक्चर पे जाओगे कि आइएगा अब तुम्हारे यहाँ पे चीजों को तैयार करते हैं कि ऐसे कौन कौन से वियर्ड क्वेश्चन है जहां पर सक्षम हो जाएगा आप लोग। हमारे अंदर जो फैला हुआ निगेटिविटी है उसे कैसे दूर किया जाए, हमें स्पष्टता नहीं एग्जाम को लेकर, स्ट्रेटेजी को लेकर। हमारे अंदर रोज तुम दुकानों पर जाकर, यूट्यूब की दुनिया में जाकर यही पूछते हो ना सब, कैसे स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे 2024 की प्लानिंग करें। अरे वो इसलिए पूछते, तुम्हारी स्टार्टिंग की प्लानिंग जबरदस्त नहीं थी, तुम इसलिए पूछते, तुम्हें कंफर्म नहीं है कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, तुम इसलिए सोचते हो कि कौन सी किताब खरीदे कि हमारे पास रिसोर्स क्लियर नहीं है। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करना स्टार्टिंग करेंगे। अभी सिर्फ हमने पैटर्न को समझा है और पैटर्न के बाद अब हम कल नेक्स्ट जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप देखते रहा करो। इसमें इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मुझे 10 से 15 लेक्चर इसमें लेने हैं, सब तरीके व्यापक तरीके चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने मैं कहूँगा नहीं लिया है वो आज ही जाके इसको परचेज कर लें, जहाँ पे अब की कहानी जो है अगली क्लास जो होगी वो पेड में होगी, 51 रुपये फीस नहीं है, एक प्रकार से आपको एक बांधने का तरीका है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ पाएं। जब हम किसी को 10 रुपये 20 रुपये देते हैं तो क्या होता है, हम जवाबदेही बन जाते हैं। मान लो 10 रुपये की तुमने कोई सामग्री ली, खराब निकल गई, तो क्या होगा, हम कह पाएंगे मजा नहीं आया साहब आपकी सामग्री में। ऐसे ही अगर उसको ऐसे ही लो भैया पानी पी रहे हो, आप नहीं कह सकते सर मजा नहीं आया पानी में। इसीलिए ये सामग्री एक ये मान के लिए आपको ये कह रहा हूं कि इसको ज्वाइन कर लें, मात्र 51 रुपये में आपको ज्वाइन करना। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है आप जाइए एप्लीकेशन पे स्टोर करके इसको आप लोग देख सकते हैं। और जो बच्चे आज यूपीएससी और पीसीएस दोनों का टेस्ट है तो यहाँ पर आप जाइएगा टेस्ट सीरीज में, और यहाँ पर आज जो टेस्ट है इसका यूपीएससी का कितने बजे है, बोलेंगे 7 बजे है, और यूपी पीसीएस का आज जो है 6 बजे है। ये दोनों टेस्ट आपके सामने यहाँ है। टेस्ट 4 हो चुके हैं, आज 4वां टेस्ट देखो लाइव दिखाई रहा है, 7 बजे टेस्ट है यूपी पीसीएस का। यहाँ क्लिक करेंगे। बाकी लोगों ने जो अभी तक नहीं दे पाए, मैंने इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, आप इनको भी आराम से अब दे सकते हैं 31 तारीख से पहले पहले। कैसी लगी क्लास एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। कुछ फिल्म बन पाई, थोड़ी बहुत नहीं बन पाई, थोड़ा चीज़ों को जानने का प्रयास करा, फर्स्ट डे था हमारा आज। नेक्स्ट सेशन में और इसको अब डीपली लेके चलेंगे कि क्या अब रणनीति अपनाई जाए, इसके रिसोर्स कौन से रखे जाएं। जब पहले स्टेज से निकल जाएंगे, जब दूसरे स्टेज पर चलेंगे, इस तरह से आपके अंदर जो नैतिक भौतिक सब चीज़ों का ज्ञान इन्वॉल्व हो जाएगा। एक बार दिल से क्लैपिंग कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से आज ऐसे के साथ शाम को 8 बजे। बाकी आप टेस्ट दीजिएगा, तब तक आप एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।